Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I'm going to discuss a very important topic which is related to UGC NET HRM exam, which is related to labor welfare, that is code 55. That is the students who are preparing for specially HRM must watch it. So the topic is from factory legislation and the topic is Factories Act 1948. जी हाँ, yes guys, मैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लेकर आ गई हूँ फाइनली एंड आपके लिए आपकी इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में कवर कर रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि आपको पार्ट्स में उसको देखना पड़े, दैट्स वाई आई हैव जस्ट इंक्लूडेड वन सिंगल वीडियो। सो आई होप आपको पसंद आएगी गाइज। डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट, कमेंट इट, बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर्स और मैं और भी वीडियोज इसकी तरह बनाती रहूंगी। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले गाइज आई वुड लाइक टू डिस्कस द कंटेंट्स। कंटेंट में सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि ग्रोथ कैसे हुई फैक्ट्री लेजिस्लेशन की इंडिया में, फिर मेन फैक्ट्रीज एक्ट पर आऊंगी, उसकी कुछ डेफिनेशंस बताऊंगी, देन आई विल टेल अबाउट द अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री प्रोविजंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर, इसके से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं गाइस, देन ऑक्यूपायर एंड सेफ्टी ऑफिसर एंड देन जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर, वर्किंग आवर्स, employment of young person and children, and finally penalties. Okay guys, चलिए स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक पर। मैं चाहती हूँ गाइज मैं फटाफट इसको कवर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी आपको इश्यू होगा उसको देखने में, बट गाइज अगर बनती भी है तो आप प्लीज़ पॉज करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें डिटेलिंग की गई है, मैंने बहुत हाईलाइट किए हैं वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप उसे पॉज करके देखें। सो फर्स्ट मैं सीधा फैक्ट्रीज एक्ट पे ना आकर मैं आपको ग्रोथ बताना चाहूंगी इस एक्ट की कैसे हुई थी। तो सबसे पहले जो हमारे लैंकेशायर के या फिर हम कह सकते हैं कॉटन के जो मिल्स थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ड्यू टू ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था उन वर्कर्स का, वर्किंग आवर्स को लेकर, उनके काम को लेकर। तो वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहने लगे और उसी चिंता के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश करी। उन्होंने क्या कर दिया, अपने लेबर स्टैंडर्ड्स को बढ़ाकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी। और लैंकेशायर के मैन्युफैक्चरर्स ही थे जिन्होंने इमीडिएट एक इफेक्ट लाए और उन्होंने अपने लेबर्स को प्रोटेक्ट किया। और उन्होंने किस तरीके से प्रोटेक्ट किया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लेकर आए थे वो 1881 में। सो गाइज ये था इसकी हिस्ट्री। आते हैं फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1881। सो मेन जो 1881 के प्रोविजंस थे वो सेफ्टी और इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज को लेकर थे, वर्किंग आवर्स को लेकर थे, एंड इसमें हॉलीडेज के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया था। गाइज ये देखिए कि मैंने इसमें ज़्यादा प्रोविजंस इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक फैक्ट्री पुराने एक्ट के प्रोविजन इंक्लूड करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्लस वीडियो लंबी होने का रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि ये इंपॉर्टेंट कितना है। मैं गाइज उसी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम परस्पेक्टिव, समझ रहे हैं, जो वहाँ आता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं इंक्लूड किया। बट हाँ, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1891। अब फैक्ट्री कमीशन जो थी 1890 में, उसका एक रिकमेंडेशन आया और उसके बेसिस पे एक नया एक्ट बनाया गया जिसे कहते हैं इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891। अब इसने क्या इंक्लूड किया, इसने सारे मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग को इंक्लूड किया जो 50 से ज्यादा जहां वर्कर्स काम कर रहे थे, एंड इंक्लूडेड प्रोविजंस लाइक मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, मतलब मैक्सिमम वर्किंग आवर्स से रिलेटेड सारे प्रोविजंस थे, एंड चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 9 वो प्रोहिबिटेड टू वर्क, रेस्टिंग आवर्स, crèches, shelter rooms, lunch room, rest room, and many more likely to be like Factories Act 1948 जो है हमारा। ठीक है, मैंने कहा ना प्रोविजंस आर लाइक ऑलमोस्ट इक्वल, इट्स जस्ट दैट कि रिकमेंडेशंस होती जाती हैं एंड वो ईयर बाय ईयर रिवाइज होता रहता है। देन केम इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1911। अब कॉटन टेक्सटाइल का बहुत ही एक बूम आया 1904 में, जिसकी वजह से टेक्सटाइल कमीशन ने और फैक्ट्री लेबर कमीशन ने एक साथ मिलकर एक रिकमेंड किया और उन्होंने इस एक्ट को इनेक्ट किया 1911 में। अब ये एक्ट थोड़ा स्पेसिफिकली कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर था, क्योंकि ये सीजनल फैक्ट्रीज को कवर करता था जो कि सिर्फ 4 महीने काम करती थी पूरे 12 महीने में, समझ रहे हैं, जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, सीजनल फैक्ट्रीज होती हैं। तो ये थोड़ा पर्सपेक्टिव था इस एक्ट का। देन आता है हमारा इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1922।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गाइज 1914 से लेकर जो 1980 तक हमारी वर्ल्ड वॉर चली थी, उसके बाद जब पीस रिस्टोर हुई वापस से, तो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा ILO है, उसने काफी सारे कन्वेंशंस बनाए। मैं ऑलरेडी गाइज वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर भी देख सकते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने रिकमेंडेशंस भी करे, और इससे उन्होंने ये अवेयरनेस फैलाई पीपल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि ये एक्ट अनेबल होना चाहिए जहां पर 20 या 20 से ज्यादा लोग फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं और मैकेनिकल पावर यूज कर रहे हैं। देन कम्स द एक्ट 1934। इस न्यू एक्ट ने सारे फॉर्म्स को कवर किया, ना सीजनल ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं जहां 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एंड उसने भी पर प्रोवाइड किया एक डिफरेंस बिटवीन सीजनल एंड नॉन सीजनल फैक्ट्रीज, और इसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फॉर रिलेटेड टू हेल्थ सेफ्टी इंट्रोड्यूस किए। अब हमारा मेन आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सबसे पहले इसका हम फटाफट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक बिल प्रिपेयर हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 9th मीटिंग में ऑफ SLC, दैट इज स्टैंडिंग लेबर कमेटी। अब SLC आपको याद रखना है और 9th मीटिंग याद रखनी है कि कब ये प्रिपरेशन कब हुई थी। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1937 जो ग्रेट ब्रिटेन का था, वो यूज किया गया था एज अ गाइड फॉर ड्राफ्टिंग आर इंडियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट। समझ रहे हैं, मतलब हमने ग्रेट ब्रिटेन के एक्ट से एक हेल्प ली थी, एक गाइड की तरह, जिससे कि हम अपना एक्ट बना सकें। तो ग्रेट ब्रिटेन का एक्ट कौन सा था आपको याद होना चाहिए, दैट इज 1937। अब हमारा एक्ट बन गया। उसके बाद ये जो बिल था ये पास हुआ 28 अगस्त 1948 में, ठीक है। मीटिंग हुई, उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट ग्रेट ब्रिटेन से हमने गाइड ली, ड्राफ्ट किया, बिल पास किया 28 अगस्त 1948 में, एंड देन फाइनली एक्ट पास भी हो गया, बिल पास भी हो गया, केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1949। मतलब ये एक्ट 1949 1 अप्रैल से लागू हो गया था एंड उसके सारे प्रोविजंस लग गए थे। ऑलराइट, सो गाइज आई होप आपको मेन फैक्ट्रीज एक्ट अब समझ में आ रहा होगा, मैं फटाफट कवर करने की कोशिश करूंगी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सो गाइज ये जो हर एक्ट में मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इंक्लूड करती हूँ, इसका मतलब भी होता है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं UGC नेट एग्जाम में। गाइज मेरी वीडियो ना बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड टू UGC नेट नहीं है, बट हाँ मैं एक उनको एज अ एडवांटेज देती हूँ कि मेरी वीडियोज में मैं UGC नेट को ही ज्यादा कवर करूँ, बिकॉज आई लव टू मेक वीडियोज ऑन दैट्स वाई। सो फर्स्ट मैं फैक्ट्री एक्ट, इसकी पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फैक्ट्री। So guys, factory includes any premises where 10 or more workers are working on any day of the preceding 12 months. इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री ऐसी प्रीमाइसेस है जहां 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं और प्रीसीडिंग 12 महीने से, मतलब पिछले 12 महीने से वो वहां काम कर रहे हैं विद एड ऑफ पावर। अगर कोई पावर मैकेनिकल पावर यूज हो रही है, और अगर पावर यूज नहीं हो रही है तो 20 और मोर वर्कर्स। समझ रहे हैं आप क्या है इसमें, मतलब इफ यू आर यूजिंग अ मैकेनिकल पावर देन 10 से 10 के ऊपर भी लागू हो जाएगा एक्ट, बट इफ यू आर नॉट यूजिंग इट तो आपको एटलीस्ट 20 वर्कर्स चाहिए अपनी फैक्ट्री में अगर आपको ये एक्ट अपने ऊपर एप्लीकेबल करवाना है। तो ये एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है। मैंने हर डेफिनेशन, हर एक्ट, हर प्रोविजन के आगे सेक्शंस इसलिए लिखे हैं बिकॉज यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट कि विच सेक्शन इज बीइंग टेकन। ऑलराइट, सो ये फैक्ट्री की डेफिनेशन सेक्शन 85 से ली गई है। देन कम्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब होता है altering, making, repairing, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking, pumping oil, preserving any article। मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इसमें इंक्लूड किया गया है। काफी सारी चीजें हैं बट मैंने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंक्लूड करी हैं, ये सेक्शन 2K में दिया गया है। देन कम्स अ चाइल्ड। व्हाट यहाँ पर चाइल्ड का क्या मीनिंग है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द 15 ईयर्स ऑफ एज। 15 ईयर्स को मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि आप नोट्स बना लें। सो चाइल्ड का मतलब है कि जिसने 15 ईयर्स एज नहीं करी है कंप्लीट। एडोलेसेंट का मतलब है जिसने 15 ईयर्स एज कंप्लीट कर ली है बट वो 18 साल से छोटे हैं, दैट इज दे हैवंट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, देन इट कम्स अंडर एडोलेसेंट। देन कम्स अ यंग पर्सन। यंग पर्सन कैन बी ईदर अ चाइल्ड और एन एडोलेसेंट, दैट मीन्स वो चाइल्ड और एडोलेसेंट की जो दोनों कैटेगरी होती है उसको ओवरऑल हम यंग पर्सन बोल देते हैं अगर हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है तो। एंड देन कम्स द मेन, दैट इज अडल्ट, विच मीन्स अ पर्सन जिसने 18 ईयर अपनी कंप्लीट कर ली है। तो इनके सेक्शंस भी इनके आगे मैंने इंक्लूड करे हैं। देन कम्स अ वर्कर। मेन वर्कर कौन होता है? वर्कर मीन्स अ पर्सन विच इज एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर वेदर फॉर रिम्यूनरेशन और नॉट। मतलब
ऐसा कोई पर्सन जो कि एम्प्लॉय किया गया है या तो किसी एजेंसी के द्वारा, किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जिसकी नॉलेज एम्प्लॉयर को हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, बट वो रिमनरेशन मतलब पैसे के लिए काम कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, बट कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहा है जहां पर कोई क्लीनिंग पार्ट ऑफ मशीनरी चल रहा है, बट आर्म्ड फोर्सेस ऑफ नेशन का मेंबर बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम वर्कर कहेंगे। समझ गए? बहुत ईजी था। अब गाइस मेन आ जाते हैं अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। अब ये क्या है? इसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि हमने एक प्रोविजन बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऑथराइज कर दिया कि ऐसे रूल्स बनने चाहिए रिगार्डिंग अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज से, जिससे कि रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। अब होता क्या है कि अगर हम ये सब प्रोविजंस नहीं बनाएंगे तो हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर के जो प्रोविजंस है वो ढंग से अप्लाई नहीं हो पाएंगे फैक्ट्रीज एक्ट पर। इसलिए हमने ये प्रोविजन बनाया लाइसेंसिंग, अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले सेक्शन 8 और 9 के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टिंग स्टाफ देखते हैं। अब इस एक्ट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट की ये एम्पावर है कि वो कोई भी फैक्ट्री में एक इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है और उसकी क्वालिफिकेशन और कंडीशन ऑफ वर्क एम्प्लॉय करेगी कि वो क्या क्या काम करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सब स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा चीफ इंस्पेक्टर भी एम्प्लॉय कर सकती है और उसकी एक्सरसाइज ऑफ पावर भी बता सकती है कि वो क्या क्या करेगा। मतलब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री भी होगा, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री भी होगा। समझ रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट ये भी इंपावर कर सकती है कि एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर की अगर जरूरत पड़े तो वो भी कर सकती है, जॉइंट चीफ की जरूरत पड़े वो भी, डिप्यूटी चीफ भी, क्योंकि चीफ इंस्पेक्टर को भी असिस्ट करने के लिए काफी लोग चाहिए होते हैं। ओके गाइस, तो ये सब एम्पावरमेंट किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट पार्ट के पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 एंड 9। गाइस अब फटाफट सर्टिफाइंग सर्जन्स पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। सो गाइज इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी एक क्या कहते हैं एक्ट के अंतर्गत एक ये एम्पावरमेंट है कि वो किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकता है, जिनका नाम हमने सर्टिफाइंग सर्जन रखा है। अब ये सर्टिफाइंग सर्जन जो है वो रिक्वायर करते हैं, ये एग्जामिन करते हैं और सर्टिफाई करते हैं और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं किसको? यंग पर्सन को जो कि डेंजरस मशीन के आसपास काम करते हैं या फिर डेंजरस ऑक्यूपेशन के आसपास काम करते हैं, तो उनको वो एग्जामिन करते हैं। They may also exercise some medical supervision where illnesses occurred. अगर कोई इलनेस हो जाती है तो उसके ऊपर वो मेडिकल सुपरवाइज भी कर सकते हैं। तो ये काम है अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज का। अब कुछ प्रोविजंस पे आ जाते हैं गाइस। अब मैंने आपको बताया था प्रोविजंस कौन कौन से हैं, हेल्थ है, सेफ्टी है एंड वेलफेयर है। तो सबसे पहले है हेल्थ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 to 20। प्रोविजंस रिलेटेड टू हेल्थ इंक्लूड्स measure of respect of particular methods of cleanliness, ventilation, disposal of waste and dust। इसका मतलब ये है कि हेल्थ में क्या क्या रिलेटेड प्रोविजंस होंगे? क्लैनलीनेस, वेंटिलेशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डस्ट, इसी से रिलेटेड होंगे गाइस। हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ देखी जाएगी ना गाइस। और सेक्शन क्या है? 11 to 20। ओके, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। फर्स्ट है क्लीनिनेस। क्लीनिनेस मतलब एवरी वॉल, एवरी पैसेज और स्टेयरकेस आर टू बी पेंटेड एट लीस्ट वंस इन 5 years एंड रीपेंटिंग शटर्स मस्ट बी पेंटेड वंस इन एवरी 5 years। मतलब ये हमें बताया गया है कि क्या क्या प्रोविजन कितने कितने महीने और कितने कितने साल में होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, effective arrangement must be made for the treatment of waste and effluents due to manufacturing process। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से कितना भी जो वेस्ट निकलता है उसका जो अरेंजमेंट बनाना है वो फैक्ट्री की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं कि आप इन्वायरमेंट को हार्म करें। देन कम्स दी वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। Effective provision has to be made in every factory for securing and maintaining adequate ventilation by circulating the fresh air. Then comes dust and fume. In case of any exhaust appliance is necessary, it has to be applied as near as possible। अगर कोई exhaust की जरूरत है, dust आ रही है बहुत ज़्यादा, तो आप वो लगा सकते हैं। Artificial humidification, स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी रूल्स बनाए हैं कि अगर आपको ह्यूमिडिफाई हो रहा है, आपको ह्यूमिडिटी हो रही है, तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, बाय लाइक इम्प्लीमेंटिंग द, वहाँ पे इक्विपमेंट्स रख दी, ये इम्प्लीमेंट कर दिया कि हमेशा उस इंस्ट्रूमेंट से आप हमेशा नापेंगे कि कितनी ह्यूमिडिटी है उस एयर में और तभी वहाँ पे वर्कर्स को काम करने के लिए भेजेंगे। तो ये भी एक प्रोविजन है अंडर हेल्थ। देन कम्स ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग का मतलब होता है ज्यादा लोग जरा सी जगह पे बिठा देना। तो मिनिमम स्पेस कितनी होनी चाहिए बिटवीन वर्कर्स? 14.2 क्यूबिक मीटर्स फॉर फैक्ट्री मस्ट बी देयर। और चीफ इंस्पेक्टर को ये रिक्वायर है कि एक एम्प्लॉयर वहां पर बैठाए जो कि ये स्पेसिफाई करे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स एक जगह एक सिंगल रूम में कितने बैठ सकते हैं, वो उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और कौन करवाएगा? चीफ इंस्पेक्टर करवाएगा।
देन कम्स लाइटिंग, सफिशिएंट और सुटेबल लाइटिंग होनी चाहिए, नेचुरल और आर्टिफिशियल भी होनी चाहिए, क्योंकि हर फैक्ट्री में भाई काम करना है तो वर्कर्स को लाइट तो सुटेबल चाहिए ही होगी, वरना आइज पे स्ट्रेस पड़ेगा। देन कम्स ड्रिंकिंग वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव अरेंजमेंट्स होने चाहिए जहाँ पे क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए, लिखा हुआ कि ड्रिंकिंग वाटर है, और वो 6 मीटर्स के दायरे में होना चाहिए वर्किंग प्लेस के। हर फैक्ट्री जहाँ 250 वर्कर से ज्यादा एम्प्लॉयड है वहाँ वाटर कूलर जरूर होना चाहिए। गाइस 250 वर्कर्स को मार्क कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ पे वाटर कूलर होना चाहिए, तो कितने वर्कर्स जहाँ 250 से ज्यादा काम करें। वॉशरूम, स्वीपर को जहां पर 250 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं वहां पर एक स्वीपर भी रखना चाहिए जो कि वॉशरूम को साफ करे और देखे। स्पिटून, स्पिटून भी होना चाहिए कन्वीनियंट प्लेसेस पर, और वो क्लीन और हाइजीनिक होना चाहिए, और जो नहीं रखे उसको पनिशमेंट के तौर पर 5 रुपीज फाइन लगेगा उन सारे वर्कर्स पर। तो आई गेस आपको सारे हेल्थ के जितने भी प्रोविजंस है वो समझ में आ गए होंगे। सो गाइस जो सेकंड प्रोविजन है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में वो है सेफ्टी प्रोविजन। इसमें जो सेक्शन कवर करे गए हैं वो 21 से 40 तक कवर करे गए हैं। इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ गाइस। इसमें है न्यू प्रोविजन रिलेटेड टू सेफ्टी विच हैव बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स, मतलब रिस्क और हैजर्ड्स को मिनिमाइज करना। सो गाइस जैसे कि फर्स्ट हम देख सकते हैं फेंसिंग ऑफ मशीनरी, विच मीन्स एवरी डेंजरस पार्ट ऑफ एन मशीनरी मस्ट बी सिक्योर्ड एंड फेंस्ड बाय सेफगार्ड। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी मशीनरी है जो कि बहुत डेंजरस और हेजार्डस है हेल्थ के लिए वर्कर के, तो उसको सेफ गार्ड कर देना चाहिए, फेंस कर देना चाहिए सब्सटैंशियल कंस्ट्रक्शन से। ओके, देन कम्स सेकेंड प्रोविजन, वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन। दैट मीन्स वर्कर को अलाउड नहीं है बिना बेल्ट के काम करना कोई मूविंग पुली के, जब तक कि वो बेल्ट लेस देन 6 इंचेस विड्थ में नहीं है और बेल्ट जॉइंट लेस्ड नहीं है बेल्ट से। मतलब अगर आप मूविंग पुली में ऐसे ही काम करेंगे विदाउट बेल्ट, और बेल्ट अगर ज्यादा दूरी में नहीं होगी, 6 इंचेस विड्थ चौड़ी नहीं होगी, तो किसी भी वर्कर को काम करते करते बहुत तेज उससे लग सकती है एंड वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। देन कम्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। यंग पर्सन इज नॉट अलाउड टू वर्क एट एनी मशीन अगर उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, सफिशिएंटली उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गए हैं, सफिशिएंटली उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए और अलाउ नहीं किया जाता है। ऑलराइट, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है तब जाके कोई यंग पर्सन वहां काम कर पाता है। देन कम्स स्ट्राइकिंग गियर और डिवाइसेस होनी चाहिए जिससे कि फटाफट से कट ऑफ करी जा सके कोई पावर, अगर कुछ आग लग जाए या फिर कुछ शॉक लग जाए किसी को। तो सेल्फ एक्टिंग मशीन्स होनी चाहिए, केजिंग लगी होनी चाहिए हर न्यू मशीनरी के आसपास जिससे कि वर्कर को कोई प्रॉब्लम ना हो। हॉइस्ट, लिफ्ट और लिफ्टिंग मशीन्स होनी चाहिए, रिवॉल्विंग मशीनरी होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ आइस के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इफेक्टिव स्क्रीन्स होनी चाहिए या फिर गॉगल्स यूज करने चाहिए इन केस ऑफ अगर आइस को स्ट्रेस या रिस्क पड़ रहा है। देन एक्सेसिव वेट, नो पर्सन इज एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री टू लिफ्ट, कैरी और मूव एनी लोड विच लाइकली टू कॉज हिम इंजरी। अब अगर कोई फैक्ट्री में कोई अपने वेट से ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करता है तो उसको प्रोहिबिट किया जाता है और कि आपको उससे इंजरी हो जाएगी, इसलिए उसको नहीं करने दिया जाता है। ऑलराइट गाइस, आएगा कैसे कि सेफ्टी प्रोविजंस बहुत इजी थे। Then comes the last provision of Factories Act, that is welfare। जो ये 3 मेन प्रोविजन थे उसके बाद हम आगे काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। अब वेलफेयर जो है वो सेक्शन 41 से 50 तक कवर किया गया है। इसके अंदर हम वॉशिंग फैसिलिटीज देखेंगे, स्टोरिंग फैसिलिटी, ड्राइंग क्लोथिंग फैसिलिटी, फैसिलिटी फॉर सिटिंग, कैंटीन, शेल्टर, रेस्टरूम एक्सेट्रा। दीज आर रिलेटेड टू लाइक वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड। लाइक वॉशिंग फैसिलिटी को देख लेते हैं तो एडिक्वेट वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए हर वर्कर के लिए और उसको मेंटेन भी करना चाहिए। फैसिलिटी होनी चाहिए स्टोर करने के लिए और ड्राई क्लोथ्स के लिए भी, एंड अगर कोई वेट क्लोथ के लिए अलग से जगह बनानी चाहिए जिसे वो उनको सुखा सकें। देन कम्स फैसिलिटी फॉर सिटिंग। सिटिंग अरेंजमेंट्स ऐसे बनाने चाहिए कि अगर कोई ऐसा वर्कर है जिसकी काम ही स्टैंडिंग पोजीशन में है तो उसको कहीं जगह मिलेगी वो थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ सके। फर्स्ट एड फैसिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह फैक्ट्री फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। एक फर्स्ट एड बॉक्स 150 वर्कर्स के लिए एटलीस्ट होना चाहिए, और जहां पे 500 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है वहां पर एक एम्बुलेंस रूम भी होना चाहिए जो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो। ये आपको 500 और मोर वर्कर्स एंड 150 और मोर वर्कर्स आपको याद करना चाहिए कि किस किस सिचुएशन में क्या क्या आप एम्प्लॉय करा जा सकता है, क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं। कैंटीन, शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम। अगर 250 वर्कर से ज्यादा एम्प्लॉयड है तो गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना चाहिए कि कैंटीन हो, और अगर 150 से ज्यादा एम्प्लॉयड है तो शेल्टर रूम है और रेस्ट रूम तो होना ही चाहिए। देन कम्स क्रैशेस।
जहाँ 30 या 30 से ज़्यादा विमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, वहाँ उनके चाइल्ड को केयर करने के लिए क्रेच होना ही चाहिए और वो मेंटेन भी होना चाहिए। जहाँ फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे ऑक्यूपायर की ये ड्यूटी बनती है कि वो कम से कम एक वेलफेयर ऑफिसर एक 500 वर्कर्स के लॉट पर ज़रूर ऑक्यूपाई करे, क्योंकि वेलफेयर ऑफिसर देखेगा कि ये सारी वेलफेयर की प्रोविजंस उनके पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो गाइज, ये थे हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर के प्रोविजंस। अब आ जाते हैं ऑक्यूपायर पर और सेफ्टी ऑफिसर पर। ये होते क्या है और ऑक्यूपायर की जनरल ड्यूटी क्या होती है। सेक्शन 7A। कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए थे जब अमेंडमेंट हुआ था 1948 के एक्ट में। अमेंडमेंट हुआ था 1987 में, तो याद कर लीजिए, मैंने हाईलाइट किया 1987 में अमेंडमेंट हुआ था। हु इज ऑक्यूपायर? ऑक्यूपायर वो होता है जो कि सारे हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर के प्रोविजंस को वर्कर्स के जो है वो देखता है, उनको मेंटेन करता है और फिर पूरी फैक्ट्री में ध्यान रखता है कि वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। कुछ ड्यूटीज मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं, जैसे कि ये प्रोविजन देखना कि मेंटेनेंस हो रहा है प्लांट का कि नहीं हो रहा है, सिस्टम ऑफ वर्क चल रहा है कि नहीं, और उस पर रिस्क पे तो कोई, हेल्थ पे तो कोई रिस्क नहीं है। देन अरेंजमेंट्स करना, अगर कोई इंश्योर करना हो सेफ्टी या एब्सेंस ऑफ रिस्क टू हेल्थ इन कनेक्शन फॉर यूजिंग, हैंडलिंग, स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ आर्टिकल्स या सब्सटेंसेस। कोई ऐसा आर्टिकल यूज करना जो कि बहुत रिस्क के लिए हो सकता है हेल्थ के लिए, उसके लिए अरेंजमेंट्स करना। उसके बाद ऐसे मेंटेन करना पूरे फैक्ट्री के वर्क प्लेस को कि वो सेफ कंडीशन में काम कर सके विदाउट एनी रिस्क टू हेल्थ। ऐसा इन्वायरमेंट बनाना कि वो वर्किंग एनवायरमेंट लगे और किसी की हेल्थ पे इशू ना आए। और ऑक्यूपायर को एक रिटन स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है जनरल पॉलिसी की, सबकी हेल्थ और सेफ्टी को लेकर वर्कर्स की। तो गाइज, अगर आप इनको पढ़ें तो सबका एक जो मोटिव है मेन, वो वर्ड एक ही है, दैट इज हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये हेल्थ और सेफ्टी के ही इसके सारे ड्यूटीज हैं ऑक्यूपायर की। फिर आता है सेफ्टी ऑफिसर, जो सेक्शन 40B में लेकर आए थे फैक्ट्रीज एक्ट में। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक ऑक्यूपायर फैक्ट्री में लगाता है जहां पर 1000 या 1000 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है, जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरीड ऑन चल रहा है और जहां पे ऑपरेशन में कोई रिस्क है या फिर बॉडीली इंजर्ड होने की संभावना। तो उसमें हैजर्ड्स टू हेल्थ है, तो नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल उनकी गैजेट में दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका प्रोविजन जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी एक्ट ऑफिसर जो था was made by amending the act in 1976 by the recommendation of first national commission of labor। किसने बताया कि सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए? रिकमेंडेशन किसका था? NCL, नेशनल कमीशन ऑफ लेबर का। और कब बताया? 1976 में। वो कब बताया था ऑक्यूपायर? 1987 में। तो ये ईयर्स याद करने हैं। अब गाइस देखते हैं कि वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए वर्कर्स के। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली और वीकली वर्किंग आवर्स। तो जो आवर्स ऑफ वर्क हैं वो 9 आवर्स होने चाहिए इन अ डे एंड 48 आवर्स इन अ वीक। नो वर्कमैन विल वर्क मोर देन 5 आवर्स कंटिन्यूअसली। रेस्ट इंटरवल देना है, वो कितना देना है? हाफ एन आवर का देना है। 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करेगा, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेना जरूरी है। और अगर स्प्रेड ओवर करना भी है तो 10 साढ़े 10 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं कर सकते, वो भी कुछ केसेस में ही कर सकते हैं। वीकली हॉलीडे एटलीस्ट 1 मिलेगी पूरी वीकली रेस्ट में। इन नो केस द वर्कर इज टू बी रिक्वायर्ड। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा, ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर के ऊपर नहीं दी जाएगी कि उसको 10 दिन से ज्यादा कंटिन्यूअसली काम करना पड़े। ऑलराइट। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम। अगर कोई वर्कर ओवर टाइम काम करता है तो उसको वेजेस भी मिलती हैं और उसको अपने ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस से ट्वाइस रेट पे मिलती हैं। मतलब अगर किसी को 1 घंटे का 20 रुपए मिल रहा है, पर अगर उसने वो ओवर आवर्स किया 2 घंटा या 1 घंटा तो उसको 40 पे मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, रेट डबल हो जाता है। किसी की वेजेस 100 है और उसने 9 घंटे काम किया, तो पर उसने 10वां घंटा जो लगाया तो वो उसकी जो काउंट होगी वो 200 पर आवर की वजह से होगी, मतलब डबल हो जाएंगी बिल्कुल। फिर होता है प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट्स। ऐसा कोई एक्ट में प्रोवाइड नहीं किया गया कि अगर ऐसा जो शिफ्ट्स है वो ऐसे अरेंज हो कि रिले में, मतलब एक के साथ एक शिफ्टें लगती ही जा रही हैं एक ही वर्कर की एक ही सेम टाइम पे, तो ये प्रोहिबिट किया जाता है। Notice of period. A notice which clearly shows the period during which adult workers are required to work this daily must has to be displayed। अगर ऐसा कोई प्रोविजन है भी जहाँ पे adult workers को रेगुलर काम करना है तो उसका डिस्प्ले नोटिस पीरियड पूरा लगेगा नोटिस पर कि ऐसा है, और ये सेक्शन 61 में दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन एंड चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। इसका मतलब है कि एक्ट ऐसे प्रोहिबिट करती है एम्प्लॉय करना जो चिल्ड्रन 14 ईयर्स से बिलो हैं फैक्ट्रीज में।
एक एडोलेसेंट को बिल्कुल भी एम्प्लॉय करना ज़रूरी नहीं है और बिल्कुल भी एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए किसी फैक्ट्री में जब तक कि उसका मैनेजर जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस प्रोवाइड नहीं करता है इस चाइल्ड का काम करने पर। ओके अब ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होता क्या है? ये जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है ये सिर्फ 12 महीने मतलब 12 मंथ्स के पीरियड पे इसकी वैलिडिटी होती है। अगर जिस दिन ये इशू किया गया उसके आगे 12 महीने मतलब 12 मंथ्स की उसकी वैलिडिटी होगी, उसके आगे के 12 महीने की। अब जो सर्टिफाइंग सर्जन है, मैंने पहले भी बताया था, वही सर्टिफिकेट इशू करता है फैक्ट्री में। अगर उसे ये लगता है कि अडोलेसेंट 17 ईयर्स का नहीं हुआ है तो वो सिर्फ 6 से 7 बजे के बीच में ही काम करेगा। और अगर एडोलेसेंट को किसी वजह से वो टेस्ट में पास नहीं होता है और सर्टिफिकेट उसे नहीं मिलता है तो वो कंसीडर किया जाएगा एज अ चाइल्ड और उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। फिर आता है वर्किंग आवर्स ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैन ओनली वर्क फॉर 4.5 आवर्स अ डे एंड दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन नाइट। कोई भी चिल्ड्रन दूसरी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता अगर वो उस दिन के लिए किसी एक फैक्ट्री में काम कर चुका है। और इनको कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं दिया जाता इनकी वीकली हॉलीडे, मतलब ये लगातार काम नहीं करेंगे, इनको वीकली हॉलीडे देना बहुत ज़रूरी है। Then comes the register of child worker. Every manager जो है फैक्ट्री में they will maintain a register, they will maintain a record of child workers कि कितने उनके child workers employed है उनकी फैक्ट्री में, जिसमें उनका नाम होगा, उनका नेचर या टाइप ऑफ जॉब होगा, किस ग्रुप में वो इंक्लूडेड है काम करने के लिए, उनका रिले क्या है, उनकी शिफ्ट क्या है, सब कुछ एम्प्लॉयड होगा, सब लिखा होगा उसमें। और ऐसा कोई भी चाइल्ड वर्कर नहीं है जिसको अलाउ किया जा सके फैक्ट्री में काम करना अगर उसका नाम मेंशन नहीं है रजिस्टर में। तो ये सेक्शन 67, 68, 69, 70, 71 और 73 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन और पर्सन की बात की गई है। अब आते हैं एनुअल लीव विद वेजेस। एनुअल लीव में क्या बताया गया है कि ऐसे कोई प्रोविजंस बताए गए हैं जो कि आपको एनुअल लीव के साथ साथ वेजेस भी मिलती हैं, और कुछ कुछ ये वेस्टर्न कंट्रीज की प्रोविजंस भी मैच करते हैं। ये जो इंक्लूड किया गया था ये किया गया था सेक्शन 78 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, याद कर लीजिए 78 जो है फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन। अब एवरी वर्कर जिन्होंने कम से कम 240 दिन तक काम किया है एक कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, वो अलाउड हैं कि वो सब्सिक्वेंट ईयर में लीव ले सके विद वेजेस टू एटलीस्ट 1 डे फॉर एवरी 20 डेज ऑफ वर्क इन द प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ एडल्ट एंड 1 डे फॉर एवरी 15 डेज ऑफ वर्क इन केस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब अगर कोई एडल्ट है तो एटलीस्ट 20 दिनों में एक छुट्टी उसको लीव विद वेजेस मिलेगी, और अगर वो चिल्ड्रन है तो हर 15 दिन काम करने के बाद एक छुट्टी उसको मिलेगी, वो भी वेजेस के साथ। समझ रहे हैं? अब डेज का जो ले ऑफ एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है जो कि मैटरनिटी लीव है वो एक्सीडिंग विल नॉट बी एक्सीडिंग टू 12 वीक। दैट मीन्स 12 वीक से ज्यादा हम किसी को मैटरनिटी लीव नहीं दे सकते हैं। एंड लीव अर्नड इन द ईयर प्रायर टू दैट इन विच द लीव इज एंजॉयड हैव टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द डेज ऑन विच वर्कर हैज वर्कड इन द फैक्ट्री। मतलब क्या है इसका कि उससे पहले की जो लीव्स एंजॉय की गई हैं उससे जो पहले का साल है अब उसके कैलकुलेटिंग डेज यूज करे जाएंगे अगर हमें कंप्यूट करना हो कि उसने कितने दिन काम किया है। समझ रहे हैं? बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑन दैट लीव फॉर दीज डेज, बट उन दिनों की उसको ये वाली एनुअल लीव विद वेजेस नहीं मिलेंगी, जबकि सिर्फ मैटरनिटी की 12 वीक्स की वेजेस मिलेंगी। अब वर्कर जिसकी सर्विस ही बिगिन होती है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, उसको एंटाइटल किया जाता है कि लीव विद वेजेस मिले अगर उसने 2/3 तक काम किया है, मतलब 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज कैलेंडर ईयर में काम किया है। तो इन केस अगर वर्कर्स अवेल नहीं करते हैं तो ये ऐड किए जाती है नेक्स्ट आपके ईयर में। मतलब अगर आपने 2020 में कोई छुट्टी ली ही नहीं तो 2021 में चली तो जाएगी ये, बट 2021 में भी मैक्सिमम कितनी कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे? सिर्फ 30 एडल्ट के केस में और चाइल्ड के केस में 40। आपको 15 दिन का प्रायर अप्रूवल देना पड़ता है वेजेस फॉर लीव्स लेने के लिए। बट अगर आपका PUS है मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है गवर्नमेंट की, तो 30 डेज प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। गाइस ये हाईलाइट करे हुए वर्ड जरूर लिख लीजिएगा। लास्ट सेक्शन आ जाता है पेनल्टीज का, बहुत इंपॉर्टेंट। पेनल्टीज जो एक्ट है वो सेक्शन 105 से ली गई हैं। कुछ जनरल पेनल्टीज देख लेते हैं। कॉन्ट्रावेंशन अगर करते हो आप कोई भी प्रोविजन का एक्ट का तो आप पनिशेबल हो कम से कम जेल जाने के लिए 2 साल तक, और आपके ऊपर फाइन लग सकता है 1 लाख या फिर दोनों। सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन अगर आप बार बार करते हैं उसी का तो वो जो फाइन है वो 2 लाख तक इंक्रीज भी हो सकता है। हैजार्डस प्रोसेस, अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है टू कंप्लाई एनी प्रोविजन विच इज रिलेटेड टू डिस्क्लोजर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, मतलब आप किसी पर्सन को ये एम्प्लॉयमेंट करने से बाद में या पहले बताते नहीं है कि ये हैजार्डस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी, मतलब रिस्की था, आपको आपके हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती थी, तो आपको 7 साल की जेल हो जाएगी और 2 लाख का फाइन लगेगा, और अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं तो एडिशनल फाइन 5000 का भी लग सकता है। पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर,
पर्सन हु विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट एन इंस्पेक्टर इन केस ऑफ एनी पावर कॉन्फर्ड बाय हिम, या फिर अगर इंस्पेक्टर ने कोई चीज़ किसी से मांगी और वो पर्सन उसको विलफुली मतलब अपने विल से उनको मना कर रहा है देने से, या फिर को फेल हो गया कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से, तो उसको कम से कम 6 महीने की जेल होगी और 10,000 का फाइन भी लग सकता है, या फिर दोनों। पेनल्टी फॉर रॉन्गफुली डिस्क्लोजिंग रिजल्ट, अगर कोई पर्सन किसी गलत रिजल्ट या एनालिसिस को डिस्क्लोज कर देता है किसी दूसरे पर्सन को जबकि वो डिस्क्लोज नहीं करना था, तो उसको 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये फाइन भी हो सकता है, या फिर बोथ। पेनल्टी रिलेटेड टू केजिंग ऑफ अ न्यू मशीनरी, अगर कोई पर्सन उस फैक्ट्री में किसी दूसरे को सेल कर देता है या हायर कर देता है मशीनरी को जो कि ड्रिवन होती थी पावर से चलती थी, 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट एंड 500 फाइन भी लग सकता है और बोथ लग सकता है। पेनल्टी फॉर ऑफेंस बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, दिस मीन्स अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो फेल हो जाता है रिपोर्ट देने से, अगर किसी डिजीज है किसी वर्कर को और वो फेल हो जाता है उसको देने पे, उसको रिपोर्ट में पता ही नहीं चलता है जो कि डिजीजेस शेड्यूल 3 में दी गई हैं वो सारी डिजीजेस, तो वो चीफ इंस्पेक्टर को नहीं बताता है कि उसको ये बीमारी थी, तो वो पनिशेबल होता है, कम से कम फाइन लगता है 1000 रुपीज का। समझ रहे हैं गाइस? तो ये पेनल्टी थी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज लिख लीजिएगा इसको। So guys, thank you so much for watching my video, and like I will be making a lot of videos. Trust me guys, मैं सारे एक्ट्स पे अब वीडियोस बनाने वाली हूँ और वो भी बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। आई नो मैं थोड़ा गैप ले लेती हूँ, बट आई नो मैं अब पूरी तरीके से बिल्कुल फोकसली अब मैं पूरी बनाने वाली हूँ वीडियो। एंड टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, कमेंट माई चैनल। आपको पता ही है मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। सो thank you. Till then, this is Mahima signing off from the video. Goodbye.